पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम बात करेंगे कि आखिर नेपाल में ये घटनाएं क्यों हो रही हैं। आखिर ये स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट इतना भयंकर रूप क्यों धारण कर लिया है। सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर रोक लगा दी और इसका कारण बताया गया कि ऑनलाइन झूठ, अराजकता और नफरत फैलाने वाले कंटेंट को रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसका असर बिल्कुल ही उल्टा पड़ा। युवा जो पहले से ही बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की मार से परेशान थी, उसे अपने आवाज दबाने की कोशिश समझ बैठी। शायद कोशिश थी भी वही। और फिर क्या हुआ? राजधानी काठमांडू और पूरे नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। स्टूडेंट्स का जो पर्पस था वो था भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध और सोशल मीडिया पर लगी पाबंदी को, यानी सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज उठाना। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन बढ़ा, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस, रबड़ बुलेट्स, पानी की बौछारें और यहाँ तक कि जिंदा गोलियों तक का इस्तेमाल किया। और शायद अब आपके दिमाग में ये सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? तो आपको बता दें कि ये सब तब हुआ जब प्रदर्शनकारी संसद भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। इस हिंसा में कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हो गए और यही कारण है कि यह नेपाल के इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे हिंसक प्रदर्शनों में से एक माना जा रहा है। इसी बीच नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खालन की पत्नी राजलक्ष्मी चित्रकार को उनके घर में ही आग लगाकर जिंदा जला दिया गया। उन्हें गंभीर चोटों के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। हालांकि ये विभत्स घटना अवर्णनीय है और यही घटना देश में बढ़ती राजनीतिक हिंसा और अस्थिरता का प्रतीक बन गई है और आंदोलन को और भी उग्र और हिंसक बना दिया है। इसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने देश की बढ़ती हिंसा और प्रदर्शनकारियों के दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल वही उठता है कि क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने से सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, देश में भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और युवा वर्ग की बेरोजगारी जैसी जड़ें अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। सरकार में भड़कती हिंसा और आक्रोश को देखते हुए बैन को तो हटा दिया था, लेकिन छात्र अब केवल सरकार से बैन हटाने या सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन की मांग नहीं कर रहे थे, क्योंकि अब स्टूडेंट्स की आवाज जो है वो पूरे राजनीतिक सिस्टम और नेपाल की शक्ति संरचना को चुनौती देना शुरू कर चुकी थी। वे चाहते थे कि केवल नेता ही नहीं बल्कि संसद, न्यायपालिका और प्रशासनिक संस्थाएं भी पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करें। इस आंदोलन ने धीरे धीरे एक व्यापक जन क्रांति का रूप ले लिया, जिसमें युवा वर्ग, नागरिक समाज और कई सामाजिक संस्थाएं भी शामिल हो गई, जो भ्रष्टाचार और गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही थी। अब ये सोचना भी जरूरी है, क्या यह आंदोलन सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ है या इसके पीछे कोई और बहुत बड़ी साजिश है? क्या यह नेपाल में राजनीतिक व्यवस्था बदलने की कोशिश है? क्योंकि अगर नेपाल में अराजकता बढ़ती है तो इसका सीधा साफ असर भारत पर भी पड़ेगा। सिर्फ यही नहीं, नेपाल की अस्थिरता भारत की विदेश नीति को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित करेगी, क्योंकि नेपाल भारत और चीन दोनों के लिए ही रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। अगर नेपाल में अस्थिरता गहराती है तो ये तय है कि वहाँ चीन अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश करेगा और इससे भारत की कूटनीति पर बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या होगा नेपाल का अगला कदम? क्योंकि सिर्फ 38 घंटों में ही नेपाल पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है और ये कहानी सिर्फ नेपाल की नहीं है, यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है। अगर समय रहते इसे समझा और रोका नहीं गया तो हम सबको इसका परिणाम बहुत बुरी तरीके से भुगतना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।